तुम्हें आइडिया नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तो फिर हाँ कर दो, हम शादी कर लेते हैं। हेलो, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं शादी की बात करता हूं तुम चुप हो जाती हो? शादी से ऐतराज नहीं है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ तो शर्त बोलो ना। ये आसान नहीं है। एक बार बोल कर तो देखो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। किसी को मारना होगा, जान लेनी होगी किसी की। अब तुम चुप हो गए। ये कैसी शर्त है? मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो ना, तो उसे मेरी जिंदगी से निकालना ही होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ? बॉडी शेमिंग, किसी के शरीर को लेकर उसे शर्मसार करना एक बहुत ही घटिया प्रथा है और पीड़ित के लिए बेहद दर्दनाक होता है। किसी के वजन, कद, रंग या किसी भी जिस्मानी पहलू को लेकर उसका मजाक उड़ाना, उसे छलना, उसे टॉर्चर करना उस इंसान को गहरे मानसिक घाव दे सकता है। उस इंसान में नेगेटिविटी भर जाती है और ये नेगेटिविटी जहरीली होती है। Cheers. अक्षय, कट लेते हैं यार, चल। नहीं बे, पुलिस को फोन करते हैं। क्या बक रहा है यार? अरे सही कह रहा हूँ नवीन, हम लोग हर दूसरे दिन यहाँ आते हैं, घूम फिर कर अपने पे ही शक आए, लग जाएगी अपनी। ठीक है, कर दे। मैडम, हमने चेयर्स किया ही था जब फायर की आवाज़ सुनी, तो हमने बाहर आकर देखा तो एक बाइक को जाते हुए देखा मैडम। ना तुमने बाइक का नंबर देखा और ना चलाने वाले की शक्ल? नहीं मैडम, जब तक हम यहाँ पहुँचे तो बाइक काफ़ी दूर चली गई थी। आदमी है या औरत कुछ पता ही नहीं चल सका। क्या करते हो तुम दोनों? मैडम, हम दोनों केडी पिज़्ज़ा के डिलीवरी बॉय हैं। आज हमारा ऑफ था तो यहाँ बियर पीने आए थे मैडम। हर ऑफ पर यहीं आते हो? जी मैडम, लगभग। नाम विजय देशपांडे, अहमदाबाद से, एसके मार्केटिंग में सीनियर सेल्स मैनेजर। सर, मोबाइल मिला है सर, लॉक है। हेलो। हाँ, काम हो गया। ठीक है, बाद में बात करेंगे। बाय। सर, इस आईडी पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, दोनों ट्राई करते हैं। ये तो विजय का ही नंबर है। दूसरा नंबर ट्राई करो, जो लिखा ऑल्टरनेट नंबर है। हेलो, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्वेता चौहान बोल रही हूँ, पंचम नाका पुलिस थाने, मुंबई से। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी बात किससे हो रही है? जी, मैं कंचन देशपांडे बात कर रही हूँ। क्या बात है मैडम? आप विजय देशपांडे की रिलेटिव हैं? जी, मिसेज है उनकी। पर बोलिए तो मैडम, क्या बात है?
मैं आपको एक फ़ोटो भेज रही हूँ, आप ज़रा देखकर बताइए वो आपके पति की है या नहीं। क्या फ़ोटो? कैसी फ़ोटो? मैडम आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि बात क्या है? हमें आपके हस्बैंड का आईडी कार्ड मिला है जिसकी फ़ोटो एक लाश से मैच होती है। बहू, कहाँ से फोन था? क्या हुआ? कुछ तो बोल। अरे बेटा बोल ना। किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा इन्हें? अभी तक ये पता नहीं चला है। हमें इनकी लाश घोड़बंदर के आगे खंडर के पास मिली। विजय की कोई मीटिंग थी थाने में। क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी इनकी। कल शाम 6 के आसपास बात हुई थी फोन पे। कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग थी? कुछ बताया था विजय ने? मीटिंग के बाद कहाँ जाने वाला था? मीटिंग के बाद सीधे होटल रूम आ गए थे। उसके बाद ही बात हुई थी मेरी। सर, मिस्टर विजय देशपांडे ने 10 जून की सुबह चेक इन किया था। अहमदाबाद से उनके ऑफिस एसके मार्केटिंग ने ऑनलाइन बुकिंग करवाया था और सर अगले ही दिन 11 जून की शाम को उन्होंने अपना की कार्ड रिसेप्शन पर दिया था। चेकआउट किया था? नहीं सर, चेकआउट नहीं किया था। किसी के साथ थे वो? सर मुझे लगता है अकेले थे, क्योंकि सर अकेले ही गए थे बाहर। मुझे कल शाम की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी श्योर सर, मैं सारा फुटेज एक पेन ड्राइव में डाल के आपको दे देता हूँ। और विजय देशपांडे का रूम भी देखना है। क्लाइंट मीटिंग कितने बजे खत्म हुई? 3 बजे? यस इंस्पेक्टर, थाने में विजय की एक मीटिंग थी। मीटिंग के बाद मेरी उससे बात भी हुई थी। विजय थाने में एक डील साइन करने गया था। ये प्रोजेक्ट वो सिंगल हैंडेड ही मैनेज कर रहा था। 12 जून की सुबह को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो अहमदाबाद लौटने वाला था। 11 की शाम को विजय ने किसी पर्सनल मीटिंग की बात की थी? अब सब पर्सनल मीटिंग होती तो हमें पता नहीं क्या जरूरत थी। विजय हमारी कंपनी का सीनियर सेल्स मैनेजर था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। पूरा ऑफिस शॉप में है। सिर्फ एक गोली मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ये देखिए, ब्रेन में गड़ गई थी। वाइफ का कहना है कि पीता नहीं था। शायद सही कह रही है। ब्लड स्ट्रीम में कोई अल्कोहल ट्रेसेस नहीं मिले। फायरिंग होते ही गवाहों ने हमें फ़ोन किया था। जब लाश मेरे टेबल पे आई थी तो 2.5 से 3 घंटे पहले मौत हो चुकी थी। उन लोगों ने हमें शाम को 7:30 बजे फ़ोन किया था। और इस बंदे का होटल उस खंडर से 30-40 मिनट की दूरी पर है। कल शाम को विजय से मिलने यहाँ रूम पे कोई आया था या आई थी? जी नहीं सर, आप एंट्रेंस और कॉरिडोर के साइड सीसीटीवी फुटेजेस देख लीजिए। उनका कोई पर्सनल गेस्ट अगर रूम में आए हो तो सर हमें नहीं पता, पर सर रिसेप्शन के थ्रू कोई नहीं आया था। कंचन जी, विजय के फ़ोन का पासवर्ड मालूम है आपको? जी नहीं सर। हमारी एक टीम पासवर्ड क्रैक करने पर लगी हुई है। कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए। कंचन जी, आपने कहा कि विजय ने आपको कल शाम को 6 बजे के आसपास फ़ोन किया था। जी सर। हाँ, नेगोशिएशंस तो सारी हो चुकी है। बस एक फॉर्मेलिटी वाली डील साइन करनी है, इसके बाद सीधे घर। तो ये डील साइन हुई है, मतलब अब तुम्हारा मुंबई अप डाउन शुरू हो जाएगा? हाँ कंचन, मुंबई आना जाना तो रहेगा ही, पर कितना ये कंपनी पर डिपेंड करता है। क्या है, मैंने एक अच्छी टीम मांगी है, पर कैप्टन तो मैं ही हूँ ना। ये प्रोजेक्ट A to Z मैंने इनिशिएट किया है, तो लीड भी मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे पता लगाना था कि कहीं उन्हें 12 जून के बाद भी ना रुकना पड़े। कंचन जी, जिन लोगों ने हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमें बताया कि गोली की आवाज़ सुनने के बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से कोई बाइक पर भाग निकला। तो जाहिर सी बात है, आपके पति विजय उस बाइक वाले के साथ उस खंडर पर आए होंगे। आपको कुछ आइडिया है ये बाइक वाला कौन हो सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। यहाँ थाने घोड़बंदर में आपके पति विजय पहले भी आते जाते रहते थे काम के सिलसिले में? कई बार। यहाँ कोई दोस्त है थाने मुंबई साइड? सबका तो पता नहीं, पर एक दिलीप है, वो हमारे घर भी आया हुआ है अहमदाबाद में। पूरा नाम, नंबर है? दिलीप बोरकर है पूरा नाम। नंबर देती हूँ। हेलो, दिलीप बोरकर। हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्वेता चौहान बोल रही हूँ।
पंचम नाके पुलिस स्टेशन थाने से। क्या हुआ मैडम? विजय देशपांडे दोस्त है तुम्हारा, एसके मार्केटिंग अहमदाबाद वाला? जी हाँ मैडम, बहुत अच्छा दोस्त है। उसका मर्डर हुआ है। क्या? ऐसे कैसे मर्डर? कल ही तो मेरी बात हुई थी विजय से। कल यानी 11 तारीख को? जी हाँ मैडम, 11 जून को शाम को लगभग 5 बजे तो मेरी विजय से बात हुई थी, और आज 12 तारीख की दोपहर को अहमदाबाद वो अपने घर लौटने वाला था। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और मैडम, कंचन ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोला। दिलीप, तुम कितनी जल्द से जल्द यहाँ थाने पहुँच सकते हो? मेरा ऑफिस बीकेसी में है, समय तो बहुत बुरा ट्रैफिक होगा, आने में तकरीबन 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, जल्दी आओ। मुझे पता था विजय की मर्डर की तहकीकात को मेरे दरवाजे पर आना ही आना है, इसलिए मैंने हर कदम बड़ी बारीकी से प्लान किया था, A to Z। मुझे ने 4:05 पे वागले स्टेट से यहाँ होटल पहुँचने के लिए प्रीपेड टैक्सी ली। टैक्सी वाले ने बताया कि वो अकेला था, सीसीटीवी में भी कोई विजिटर नहीं दिख रहा। और विजय यहाँ से निकलता कितने बजे? 6:40 पे, अकेला। होटल की लॉबी में भी वो अकेला ही है, वेटिंग एरिया में भी उससे कोई नहीं मिला, बाहर के सीसीटीवी में भी उससे कोई नहीं मिला, वहाँ पे भी वो अकेला ही है। पर विजय रास्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिला ज़रूर होगा। उसकी बाइक पर डबल सीट बैठकर उस खंडर तक गया और उसने विजय को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। फॉरेंसिक लैब से विजय के फ़ोन का पासवर्ड क्रैक होकर आते ही होगा आधे घंटे में। मैं उसका कॉल रिकॉर्ड फॉलो कर रही हूँ। इस वक्त हम सिर्फ 2 कॉल्स के बारे में जानते हैं, लगभग 5 बजे दोस्त दिलीप का फ़ोन और 6 बजे बीवी कंचन का। और भी कॉल्स हुए होंगे। विजय ने पक्का कोई ना कोई मीटिंग प्लान की थी, और ये मीटिंग पूरी तरह से गलत गई। नमस्कार काकी। काका ये सब कंचन, ये सब क्या हो गया? कल 11 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे तो मैंने उसे फोन किया था, बोला कि हम मिल नहीं पाए, दोनों बहुत बिजी थे, अगली बार पक्का मिलेंगे। क्या पता था विजय की आखिरी ट्रिप है। मैं सारे जवाबों के साथ रेडी था, वो सारे जवाब जो उन्हें मुझ पर शक करने का कोई चांस ही नहीं देते। ये दिन मर्डर के लिए काफ़ी पहले तय किया गया था। मैंने विजय को शाम 4:55 को फ़ोन किया। हाँ दिलीप, कहाँ है? घर पर। मिलना है क्या? हाँ आता हूँ ना। एक्चुअली मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था। कुछ फिक्स हुआ क्या? हाँ यार, उसी बारे में बात करनी थी। एक्चुअली हमें चलकर एक ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। ग्रेट, तो आज ही मिलके डन करते हैं ना, मैं भी फ्री हो गया हूँ। अच्छा, तो वेलकम होटल से बाहर निकलेगा ना तो राइट ले लेना, जैसी राइट लेगा टी पॉइंट आएगा तो वहीं वेट करना, मैं वहीं आता हूँ। और तुझे फ़ोन नहीं कर पाऊंगा यार, फ़ोन की लगी पड़ी है, बैटरी बिल्कुल डाउन है। ठीक 6:50 में मिलते हैं, वहीं से ऑफिसर को मिलने चलेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। आई, मैं आधे घंटे में आता हूँ। बरं जाऊन ये। मेरी प्लानिंग ही ऐसी थी कि एक भी ऐसा सुराग पीछे छूटने वाला नहीं था जो पुलिस को मुझ तक ला सकता। मेरे बयान के अलावा पुलिस के पास और कोई बयान नहीं होने वाला था। विजय अपनी कहानी सुनाने जिंदा ही नहीं होता ना। सर 10 तारीख को हमारी बात हुई, हम दोनों बिजी थे। 11 को भी बात हुई, हम तब भी बिजी चल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि उसके अगले मुंबई ट्रिप पर मिलें। मुझे पता था कि मेरे कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस वाले खंगालेंगे। उन्हें मेरा 11 तारीख की शाम का कॉल नज़र आता, और उसके लिए मेरी स्टोरी बिल्कुल रेडी थी। सर, विजय देशपांडे के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। शाम 6 बजे लास्ट कॉल हुआ था वाइफ कंचन को। उसके पहले 4:55 पर एक कॉल हुआ था 444-879-654 पे। दिलीप, ये तुम्हारा नंबर है? जी मैम, मेरा ही नंबर है। दिन में कोई कॉल हुई हो, शाम को कोई मीटिंग फिक्स हुई हो? दिन में जितने भी कॉल्स हुए वो विजय के अहमदाबाद वाले ऑफिस के कुलीग्स को हुए, सारे लैंडलाइन नंबर्स। दिलीप, तुम्हारी वजह से कब से दोस्ती है? गहरी दोस्ती थी? सर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लंबे टाइम से दोस्ती थी। सर मैं तो अहमदाबाद में उसके घर पर भी रह चुका हूँ।
उसकी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर दरअसल विजय अपनी वाइफ कंचन के लिए कोई सरकारी नौकरी तलाश रहा था। मैं भी उनकी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। विजय की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम जितना मैं जानता हूँ सर, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ जो विजय को इस तरह मार डालेगा। साहब वैसे तो मेरे बंदे सुपारी मार्केट को टटोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई एंगल होना ज़रूरी है। एंगल मिलेगा गुरु, हम ढूंढ रहे हैं। साहब एक बड़ी अजीब बात है, मारा सही इस विजय को, लेकिन इसकी पहचान मिटाने की कोशिश नहीं की गई। ना ही इसका चेहरा बिगाड़ा गया, ना ही इसका मोबाइल ले गया, ना ही इसका वॉलेट ले गया हत्यारा। हाँ, ये बात सबसे पहले हमारे जहन में भी आई थी। चोरी और लूट का एंगल तो लगभग बनता ही नहीं है, पर एक बात पक्की लग रही है, विजय को उस खंडर तक लेकर आया गया सिर्फ उसका मर्डर करने के लिए। अब पुलिस वाले मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे, लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, लेकिन मेरे फ़ोन के ज़रिए इन्हें मैं विजय के मर्डर प्लेस के आसपास भी नहीं दिखूंगा। कैसे देखूंगा? काम के वक्त मैं अपना मोबाइल तो अपने घर पर छोड़कर आया था। यार दिलीप, तेरा ये गवर्नमेंट ऑफिसर दोस्त यहाँ मिलने के लिए बोला है क्या? हाँ? नहीं मतलब इस वीराने में? हाँ, वो थोड़ा अजीब बंदा है। कह रहा था हमारे साथ किसी पब्लिक प्लेस में दिखना नहीं चाहता। पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना चाहता था तो मेरे होटल के रूम पर आ जाता। हाँ? या कहीं बार बार में मिल लेते यार। मैं कह रहा हूँ ये प्लेस साली ना कुछ क्रिमिनल टाइप लग रही है मेरे को, जैसे कोई क्रिमिनल काम होने वाला हो यहाँ। लो आ गया वो। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तू इतना जल्दी आएगा। चला कर खाना खा ले। आई नीचे ही था, कहीं गया नहीं था। हाँ हाँ, पर मैं लगा रही हूँ। कह रहे दिलीप, कैसा था दिन? वही बाबा, रोज की तरह काम काम। आई मेरे लिए अभी खाना मत परोसना, मैं बाद में खा लूंगा। सॉरी विजय, मुझे ये नहीं करना था। मुझे तुम्हें नहीं मारना था। ये उसकी मर्जी से हुआ है। वो चाहती थी कि ऐसा ही हो। विजय की ना तो ऑफिस में किसी से अनबन थी और ना ही किसी क्लाइंट से कोई बैर। बाहर भी कोई लफड़ा वगैरह नहीं था। प्रोफेशनली हैंडल करता था वो अपने सारे काम। बागले स्टेट में जो आपका क्लाइंट है, उसके साथ 4:45 बजे मीटिंग खत्म। कोई अंदाजा है कि विजय उसके बाद किससे मिलने जा सकता है? अरविंद जी, देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि काम के सिलसिले में तो उसकी किसी से मीटिंग नहीं हुई। मैंने अपने मुंबई के सारे क्लाइंट्स को फ़ोन भी किया। मेरे पास सबके नंबर हैं, आप चाहे तो आप भी बात कर लीजिए। और वैसे भी सर, टूटी फूटी बिल्डिंग के पास शाम के अंधेरे में कोई काम की मीटिंग तो होती नहीं। ये ज़रूर कोई पर्सनल मैटर ही है। विजय आपकी कंपनी में कब से काम कर रहा है? अगले महीने उसकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही उसने हमें ज्वाइन कर दिया था। पत्नी कंचन से कनेक्टेड ना हो, ऐसा क्या पर्सनल एंगल हो सकता है? सर उसी से कनेक्टेड होगा। मैंने विजय के दोस्त दिलीप बोरकर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। पत्नी कंचन और दोस्त दिलीप, इन्हीं दोनों की आखिरी बार बात हुई थी विजय से। और क्या बात हुई थी हमें उतना ही पता है जितना दिलीप और कंचन ने हमें बताया। अब विजय तो रहा नहीं अपने तरफ की कहानी सुनाने के लिए। सर मुझे लगता है कि या तो कंचन झूठ बोल रही है या दिलीप झूठ बोल रहे हैं, या ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अनबन? जी नहीं मैडम, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 4 साल हो गए आपकी शादी को, आप लोगों ने बच्चे नहीं किए। ये हमारा निजी फैसला था मैडम। विजय को अपनी जॉब में एक पोजीशन हासिल करनी थी। उससे पहले वो फैमिली नहीं शुरू करना चाहते थे। बच्चा कभी करना है, ये तो उन दोनों के बीच की प्राइवेट बात थी सर। उल्टा मैंने तो उन दोनों से ये कहा था कि ये मामले में देर मत करो, जल्दी कर लो। आपकी बहू कंचन का कहना है कि अभी बच्चा ना करने का फैसला
पूरी तरह से आपके बेटे विजय का था। वो अपने काम में कोई पोजीशन हासिल करना चाहता था। नंदलाल जी, कविता जी, क्या ये बात सही है? इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि कंचन ने ही विजय को कुछ कर दिया? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? मेरी बेटी अपने पति को मरवाकर भरी जवानी में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? अरे दोनों की रजामंदी से सारे कुंडली वुंडली मिला के ये रिश्ता तय हुआ था, और फिर 4 साल में एक बार भी कंचन ने किसी अनबन के बारे में बात नहीं की। देखिए, हम सवाल कर रहे हैं, जो भी सही जवाब है आप दे सकते हैं। कंचन विजय के साथ बहुत ही खुश थी, समझे आप? और ये जो आप बच्चा न करने की बात उछाल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप बेकार में ये अनुमान लगा रहे हैं कि कंचन ने इस बात को लेकर कुछ कर दिया होगा। अरे कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारेगा? बैठे बैठे अपना घर बर्बाद क्यों करेगा? मेडिकल प्रॉब्लम? जी नहीं मैडम, हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। और सुनिए, बात कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होती जा रही है। पर्सनल होना पड़ता है मैडम। आपके पति का मर्डर हुआ है, वो भी पहले से प्लानिंग के साथ। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। मैंने नहीं मरवाया अपने पति को। दिलीप बोरकर को शादी से पहले से जानती हो तुम? दिलीप को? जी नहीं मैडम, मैं तो उसे ठीक से जानती तक नहीं हूँ। वो विजय का पुराना दोस्त है और बस उसकी मदद कर रहा था। तुम्हें सरकारी नौकरी दिलाने में? विजय चाहता था कि मैं सरकारी नौकरी करूं, और उसे लगा कि दिलीप मदद कर सकता है। हेलो, सब इंस्पेक्टर काले बोल रहा हूँ। हाँ जी काले साहब, कहिए। तुमसे दोबारा से बात करनी थी। पूछिए। थाने आ सकते हो अभी? अभी सब थोड़े अर्जेंट डिस्पैचेस हैं, 1-2 घंटा लगेगा फ्री होने में। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, मेरे और दिलीप के बीच में कुछ भी नहीं है। उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, और वह अहमदाबाद में बात कर रहा था मेरी जॉब के लिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विजय का अच्छा दोस्त था। तरुण पवार कौन है? कौन है तरुण पवार? बोरीवली का एड्रेस है, तुम्हारे मायके से 10 मिनट दूरी पर रहता है। कौन है तरुण पवार? तरुण मेरा दोस्त है। टेंशन में मत आ जाना दिलीप, सारे सवालों के जवाब होंगे। पर क्या ऐसा करना जरूरी था क्या? उसे जान से मार देना जरूरी था क्या? हाँ, जरूरी था। मैंने जो भुगता है उसका बोझ उतारने का यही एक तरीका था दिलीप। अब बस ठंडे दिमाग से काम लेना है। सब कुछ जैसे प्लान किया है वैसा ही होगा, फिर हम शादी कर लेंगे, खुश रहेंगे। अगर मेरे और तरुण के बीच में कुछ ऐसा होता जो मेरे पति को नहीं मालूम होना चाहिए था, तो उसका नंबर आपको मेरे फ़ोन में नहीं मिलता। वो मेरे भाई जैसा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे फ़ोन में तरुण का नंबर हमें सिर्फ इसलिए मिला है ताकि हम उस तक आसानी से पहुंच सकें, और तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब पहले से ही तैयार हो। वो इसलिए लग रहा होगा मैडम क्योंकि आपने पहले से तय कर लिया है कि मेरे ऊपर ही शक करना है और मुझे किसी तरीके से फंसाना है। विजय मेरा पति था, प्यार करती थी मैं उससे। उसे खोने का जितना दर्द है मुझे, ये सब सवाल पूछ के आप मुझे और दर्द दे रहे हैं। ये तरुण, इसके पास भी सारे सवालों के जवाब पहले से ही मौजूद होंगे। आप खुद क्यों नहीं पूछ रहे थे? कई सालों से राखी बहन है मेरी। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने न विजय को मारा है न मरवाया है? आप लोग पागल हो क्या? मैं सीधा साधा सर्विस करने वाला आदमी हूँ, और मुझे तो 2 दिन के बाद पता चला जब कंचन के माँ बाप ने मुझे बताया कि विजय आया हुआ है। वो तो हमें दिख ही रहा है, तुमने एक भी कॉल नहीं किया उसे। मैम, मैं कैसे कॉल करता जब मुझे पता ही नहीं था कि विजय आया हुआ है? और क्यों कॉल करता मैं उसे? वो तो अपने सास ससुर से मिलने भी नहीं आया। अजीब है ना, उनसे मिलने नहीं गया, फोन तक नहीं किया। ऐसा क्यों? कोई अनबन थी क्या पति पत्नी के बीच में? दहेज वहेज को लेकर कोई झगड़ा? मैं क्या जानूं मैडम, मुझे लगता है विजय भयंकर बिजी रहा होगा, शायद इसलिए नहीं गया वहां। और आप ऐसे कैसे इधर उधर तीर चला रहे हो? मैं विजय और कंचन की शादी में था, दोनों को अच्छे से जानता हूँ। विजय बढ़िया आदमी था, एकदम डिसेंट। दिलीप बोरकर को जानते हो? नहीं, आज तक मिला तक नहीं उससे, सिर्फ नाम सुना है उसका, कंचन और विजय के मुंह से। सर, विजय के हत्यारों के पास भी थी बाइक। सर, ये आप क्या कनेक्शन ढूंढ रहे हैं? हम विजय और उसकी वाइफ कंचन के बीच का डिस्कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। दिलीप, हमने तुम्हारे पूरे 1 साल के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। विजय से तुम्हारी बातचीत शुरू हुई नवंबर 2017 से। उससे पहले कभी बात नहीं की तुमने? पुरानी दोस्ती है, कहा था तुमने। सर, पुरानी दोस्ती कहा था, साल थोड़े गिनवाए थे। अब नवंबर 2017 से दोस्ती शुरू हुई तो बातचीत भी तभी से शुरू हुई होगी ना सर। और इतने कम वक्त में तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई?
कि तुम उसकी बीवी के लिए सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे? सर कुछ दोस्तियाँ होती हैं ऐसी जो कम समय में ही बहुत गहरी हो जाती हैं। हम दोनों की ट्यूनिंग सही थी सर, एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते थे, एक दूसरे के घर भी जाते रहते थे। विजय मुंबई में है, मैंने उसे तुम्हारा कांटेक्ट दे दिया है, वो तुम्हें फ़ोन करेगा। उसके बाद आगे तुम्हें बात बढ़ानी है। ठीक है। तुम ये कर सकोगे दिलीप, बस हौसला पक्का कर लो, कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हें उसके साथ दोस्ती बढ़ानी है, उसका कॉन्फिडेंस जीतना है। ओके सर। नवंबर 2017 को हमारी दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई। फिर एक दिन विजय ने कंचन के जॉब के बारे में जिक्र किया। उसने पूछा मुझसे कि क्या कंचन को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकता है। तुम्हारी और विजय की दोस्ती हुई और उसने इसलिए पूछा क्योंकि तुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हो? इसीलिए पूछा। और सर मैं वैसे भी अहमदाबाद की ब्रांच में कुछ लोगों को जानता हूँ और कंचन को वहीं जॉब चाहिए था। कंचन, तुम्हारे और विजय के बीच सब ठीक था ना? आई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब आप भी मुझ पर शक करेंगी? हमने हमेशा वही सच समझा जो तुम दोनों ने बताया। और वही सच है आई, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। कहीं वो पुलिस वालों की बात, वो बच्चा ना करने वाली बात आप पर और बाबूजी पर हावी तो नहीं हो गई ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन विजय की जान का दुश्मन बन गया था और क्यों? दिलीप और कंचन के बीच में अगर कुछ है तो वो नज़र तो नहीं आ रहा है साहब। अगर उन्होंने गेम खेला है तो बहुत छुप के खेला है, बहुत शातिर तरीके से खेला है। पूरी कोऑर्डिनेशन रही है दोनों के बीच। परफेक्ट मर्डर तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई सुराग छूटना ही छूटना है, बस सिर्फ हमारी पकड़ में आना बाकी। विजय और कंचन की शादी को 4 साल हुए। विजय के अहमदाबाद शिफ्ट हुए और नई जॉब पर आए भी 4 साल हुए। उससे पहले विजय पुणे में था। अगले महीने उसकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही उसने हमें ज्वाइन कर लिया था। और उसके पहले विजय देशपांडे कहाँ था अरविंद जी? पुणे में काम करता था, वहाँ से शिफ्ट करने के बाद उसने हमें ज्वाइन किया। तुम्हें लगता है हमें विजय के अतीत में खोदना चाहिए, और वहाँ कंचन का क्या मिलेगा? और ये दिलीप, ये तो नवंबर 2017 में विजय को मिला था। आप सही कह रहे हैं सर, शायद विजय के अतीत में कुछ ना मिला, पर शायद कि दिलीप भी झूठ बोल रहा हूँ। दिलीप भले ही झूठ बोल रहा हो, लेकिन फिर भी 4 साल पहले विजय से उसका क्या कनेक्शन होगा जब विजय पुणे में था? शायद दिलीप पहले वहाँ पोस्टेड हो, कुछ हुआ हो जो दिलीप छुपा रहा, घुमा रहा है। नहीं सर, दिलीप का बैकग्राउंड चेक किया, जब से उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है वो बीकेसी में ही पोस्टेड है। और उसकी वाइफ कंचन बोरीवली की है, यहीं मुंबई की। शायद पुणे में कुछ मिलने के चांसेस ना के बराबर है। मुझे बस ऐसे ही लगा क्योंकि विजय पहले पुणे में था। रत्ना पर लग रहा है तो एक बार चेक कर ही लो, क्योंकि ना करने से तो अच्छा है चेक करके तसल्ली करते हैं। एक बात थी जो विजय के माँ बाप ने हमें बताई ही नहीं, और ना ही वो बात अब तक की तहकीकात के दौरान सामने आई। इस बात का ताल्लुक विजय और कंचन की शादी से था, और यह बात कंचन के माँ बाप ने भी नहीं उठाई थी। शायद उन्हें इस बात के बारे में पता ही नहीं था, भनक तक नहीं थी। दिलीप बोरकर, हाय। जी, आप विजय देशपांडे राइट? हाँ जी, हाँ जी। अब चलिए कॉफी शॉप में बैठे। केस के आखिर में जाकर हमें पता चला कि दिलीप बोरकर को विजय देशपांडे के पास जानबूझकर भेजा गया था, उससे दोस्ती करने के लिए। कंचन को जॉब दिलाने के बहाने दिलीप को विजय देशपांडे और उसकी पत्नी कंचन की जिंदगी में दाखिल कराया गया था। यह बात भी हमें आखिर में पता चली। पुणे में अतीत को खोद निकालना रूटीन एक्सरसाइज थी तहकीकात की, पर हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस जुर्म की जड़ यहीं थी, पुणे में। आई, आपने मुझे पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं? नहीं, विजय ने कभी कुछ कहा? यकीन करो, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भला ऐसे फिर पलट कर लौटेगी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो दिलीप? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता।
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दिलीप। नम्रता, मैं अब जब कंचन को देखता हूँ ना तो सोचता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ ही क्यों। दिलीप, तुम यूं अचानक कंचन के साथ हमदर्दी नहीं जता सकते। हमदर्दी तो मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जता सकता नम्रता। ये जो मैंने किया है, जो तुमने मुझसे करवाया है, इसके बाद मैं ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता हूँ और तुम भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगी। दिलीप, हम बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। तुम पैनिक मत हो, हड़बड़ाओ मत, सब कुछ सही चल रहा है। कुछ सही नहीं चल रहा है नम्रता, तो कोई पैनिक नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। नम्रता, हम दोनों एक अंधी गली में घुस आए हैं। विजय की इसमें कोई गलती नहीं थी, अपने एक मासूम की जान ली है। विजय मासूम नहीं था दिलीप, वो गलत था और उसका मरना बहुत जरूरी था। उसका मरना जरूरी नहीं था नम्रता, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तुमने मुझसे उसका खून करवाया। तुम्हें आइडिया नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तो फिर हाँ कर दो, हम शादी कर लेते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ दिलीप, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को मारना पड़ेगा। ये कैसी शर्त है? हमने विजय के बारे में सुना, हम सारे शॉक थे। उसने जॉब 4 साल पहले छोड़ दी थी। हाँ सर, करेक्ट। हमें पता चला कि विजय यहीं पुणे का था, उसके माँ बाप भी यहीं के हैं। अपना विजय पक्का पुनेरी था। हमें कभी नहीं लगा था कि एकदम से जॉब छोड़ देगा, एकदम से शादी कर लेगा, फिर एकदम से पुणे से गायब भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ था जो एकदम से उसने पुणे छोड़ दिया? नहीं, दरअसल मैंने उससे पूछा भी था सर। बात यार वो नहीं है किशोर, पर अहमदाबाद की फर्म तगड़ा कॉम्पेंसेशन पैकेज ऑफर कर रही है और यहाँ से दुगना है ऑलमोस्ट। सही है यार। बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, सेल्स में मुझे पहले से ही जाना था, कोर इंटरेस्ट है यार मेरा। लेकिन विजय पूरी फैमिली के साथ इतनी दूर अहमदाबाद। अरे मस्त शहर है अहमदाबाद, आई बाबा पुणे मिस नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। और सब कुछ है वहाँ पे, मराठी मित्र मंडल है, पुनेरी लोग रहते हैं, और कंचन भी रहेगी ना उनके साथ। एक बार बस अब ये मुंबई में जल्दी शादी हो जाए, फिर 2 हफ्ते के लिए हनीमून जाऊंगा और फिर नई जॉब। पर कोई ठोस कारण नहीं बताया उसने सर। हम सभी विजय का मर्डर डिस्कस कर रहे थे। मर्डर जैसी चीज हमेशा ऐसे ही लगता है कि किसी दूसरे के साथ होगी, जैसा कि क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं, और इसे तो हम सब जानते थे करीब से। तो क्या डिस्कस किया आप लोग? सर सच कहूँ तो हम सबको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ विजय का मर्डर, इसका उसकी वाइफ के साथ कोई वास्ता हो सकता है सर। कोई खास कारण ऐसा सोचने के लिए? आप लोग कंचन को पहले से जानते हैं? नहीं, वह शादी में मिले थे, लेकिन विजय ने कंचन से शादी क्यों की, ये बात हम सबकी समझ के बाहर थी, क्योंकि नम्रता से तो उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी सर। नम्रता? कौन है नम्रता? यहीं पुणे की है? जी यहीं की है, यहीं ऑफिस में काम करती थी। विजय और उसका रोमांस 2 साल तक चला, फिर एंगेजमेंट भी हुई। इस नम्रता का कोई एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ नम्रता, कभी नहीं। हमारी शादी तो होकर रहेगी, और अब जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है तो मैं तो तुम्हारी ऋणी हो गई हूँ। ऑब्लिगेशन बनती है मेरी तुम्हारी तरफ। नम्रता, तुमने मुझे खूनी बना दिया है, खूनी। पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही है कि क्या पहले कभी पूना गए हो, या कभी तुम्हारा पुणे में कुछ काम रहा है। मतलब वो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं नम्रता, और पुणे में विजय का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, और तुम तक पहुंचने में भी उन्हें अब देर नहीं लगेगी। सारे नम्रता ने खुद दे दिए खुशी से, रात के बाद गेट आई। सर, इस नम्रता बेचारे का नंबर दिलीप बोरकर के कॉल रिकॉर्ड्स में काफी बार फीचर होता है, और दिलीप का नम्रता के कॉल रिकॉर्ड्स में। दरअसल जब मैं दिलीप के कॉल रिकॉर्ड्स छान रही थी, एक नंबर पर बात कर रही थी, तब मेरी इस नम्रता से भी बात हुई थी। आपका नंबर दिलीप बोरकर के फोन रिकॉर्ड्स में बार बार दिखाई देता है। करीब से पहचानती थी उसे? मेरा नाम नम्रता बिचारे है मैडम, दिलीप बोरकर अच्छा दोस्त है मेरा। पर प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम विजय देशपांडे और उसकी पत्नी कंचन देशपांडे को जानती हो? अहमदाबाद के हैं दोनों। नहीं मैडम। कौन है ये लोग और बात क्या है? मतलब झूठ बोली? और विजय के माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो सगाई 5 साल पहले टूट चुकी थी वो इस तरह अपना सर उठाएगी। रतन, चुपचाप इस दिलीप बोरकर को उठाओ। इन सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम पुणे जाकर इनके रिश्तों को खुद निकालेंगे।
वैसे पुणे जाने का आइडिया तुम्हारा था, काम कर गए। गुड जॉब रतन। तुम्हारे माँ बाप बाहर हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं वो। मेरे पेरेंट्स? बात क्या है सर? हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं। आप मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे बूढ़े पेरेंट्स को घसीट रहे हैं? ना ना, हम दिलीप बोरकर को घसीट रहे हैं। वही दिलीप बोरकर जिसकी पहले विजय से दोस्ती करवाई गई, इस लालच में कि वो विजय की वाइफ कंचन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट अहमदाबाद में नौकरी दिलवाएगा। और इस दिलीप बोरकर को नम्रता तुम इसे मिली 2 साल पहले बोरीवली में एक शादी में। फिर तुम दोनों का रिश्ता शुरू, और फिर तुमने इस दिलीप बोरकर का इस्तेमाल किया अपने एक्स मंगेतर विजय देशपांडे का कत्ल करवाने के लिए। बढ़िया मिल गई, बस सिर्फ कत्ल का मकसद जानना बाकी है, वो तुम हमें बताओगे। देखो दिलीप तो बोलेगा, हम बुलवाएंगे उससे। हम तुमसे भी बुलवा सकते हैं। बोलोगी तो टाइम भी बचेगा और तुम्हारी खाल भी। सर मैंने विजय को गोली मारी थी। वो हम जानते हैं दिलीप, बस पहले हमें लगा तुमने कंचन के लिए विजय को मार डाला। नम्रता तो हमारी तहकीकात में काफ़ी बाद में उभर के आई। सर मैं नम्रता के प्यार में था। मैंने उससे कितनी बार कहा कि पुरानी बातों को भुला दे। नम्रता, पास्ट होता है, अतीत। नम्रता, हम एक दूसरे से मिले हैं, प्यार है, आज की सोचते हैं, आने वाले कल की प्लानिंग करते हैं हम दोनों। मेरे लिए मेरे बीते कल को भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे सर पर, मेरे दिल पर, मेरी पूरी पर्सनालिटी पर वो बीता कल एक बोझ बनकर बैठा हुआ है। नम्रता, अतीत का बोझ ऑप्शनल है। उठाना चाहो तो भारी है, वरना तो रुई से भी हल्का है, पल में हवा हो जाता है। तुम मारोगे ना उसे मेरे लिए? क्या इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? इतना जान लो दिलीप, विजय ने अतीत में जो मेरा मजाक उड़ाया था, वो मजाक वक्त के साथ मुझे और हर्ट करता है, क्योंकि उसके लिए मैं आज भी अतीत नहीं हूँ। वो आज भी मुझे फोन करता है अपने काम के लिए। हाँ, कैसी हो नम्रता? फर्स्ट क्लास, बस थोड़ा काम के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा सुनो ना, एक हेल्प चाहिए थी मुझसे? हाँ यार, वो कंचन के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। उसे जॉब करनी है, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है वो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पूना से अहमदाबाद में तुम्हारी वाइफ के लिए जॉब ढूंढूं? हाँ, तुम यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस में डील करती थी ना, और यहाँ के टॉप के लोगों को जानती हो, तो देखो ना यार, कुछ बात चला दो ना। पहले भी कई बार अलग अलग कामों के लिए फोन किया है उसने मुझे। नम्रता, नंबर ब्लॉक करने में कितनी मेहनत लगती है। मेरे सिस्टम से नहीं होता ना ब्लॉक दिलीप। उसका एक ही तरीका है, फ्लश आउट करना होगा उसे। तुम्हारे पास गन है ना, तुमने मुझे दिखाई थी। नम्रता, वो तो एक लैंड डेवलपर ने मुझे धमकी दी थी, तो अपनी सेफ्टी के लिए किसी पंटर से खरीद ली थी जिसका लाइसेंस तक नहीं है मेरे पास। गोली चलती है ना उसे, जान लेने वाली, असली गोली। तो लाइसेंस को मारो गोली, गन रेडी करो। और रही विजय की बात, तो मैं विजय को तुम्हारे पास भेज दूंगी। नम्रता, 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 तुम बस मुझसे शादी करो। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि विजय का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा तुम्हारी मेमोरी में। और नम्रता, दुनिया में हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। अगर इस बात पे यकीन नहीं करती तो क्या तुमसे इतना प्यार करती दिलीप? पर मैं पूरी तरीके से तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर के एक हिस्से पर विजय का कब्जा है। आजाद कर दो उसे। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। दिलीप अपना जुर्म कबूल कर चुका है। उसने वो गन भी सरेंडर कर दी है जिससे उसने विजय का कत्ल किया था। हजारों लाखों सगाइयां टूटती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं। तुम्हारे ब्रेकअप में ऐसा क्या खास था जो तुमने मर्डर की सोची? तुम्हें लगा उसने तुम्हारे साथ सेक्स करके तुम्हें छोड़ दिया, यूज किया तुम्हें? सेक्स करने के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहता था तो भी मैं समझ जाती। प्यार खत्म हो गया होता तो भी मैं समझ जाती। एक बार सामने से आके तो कहता कि अब नहीं करता प्यार। लेकिन 1 to 1 तो बात हुई ही नहीं। सारी दुनिया की सुनी उसने।
खुद की कभी नहीं। क्या सुनी लोगों की, और तुम्हारी क्या नहीं सुनी? इंस्पेक्टर आप और आप मैडम, देखिए मुझे, क्या आपको लगता है कि मैं एबनॉर्मल हूँ फिजिकली, शरीर से? नहीं। क्या विजय को लगा तुम एबनॉर्मल हो? पहले कभी नहीं लगा। सारे साल, वो दिन, वो रातें, वो हर लम्हा जो हमने साथ गुजारा, उसने हमेशा मेरी खूबसूरती की तारीफ की। वो जब भी मुझे प्यार करता था दिल से कॉम्प्लीमेंट करता था। उसके बाद उसने लोगों की सुनी, उनकी बातों पर यकीन करने लगा। अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी जॉब है तुम्हारी, लेकिन जोड़ी कुछ जम नहीं रही है। जोड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या बोलती हो? मैं भी आपको यही बोलने वाली थी। सगाई के पूरे 6 महीने बाद विजय आकर मुझसे कहता है कि उसको सगाई तोड़नी है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। नहीं विजय, ये कोई तुम्हारे ऑफिस के डील नहीं है कि बस तोड़ दी। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे ब्रेकअप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बुरा लग रहा है अंदर से, उतना ही रो लूंगी और फिर ठीक भी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे रीजन चाहिए। सबको लगता है यार हमारी जोड़ी सही नहीं है यार। हाँ मतलब कुछ मेल नहीं है हमारे बीच। ये सब कौन है विजय? हाँ, और ये तब कहाँ थे जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, किस किया था, प्यार का इजहार किया था, अनगिनत बार सोए थे मेरे साथ, शादी के लिए प्रपोज किया था, एंगेजमेंट की थी, तब कहाँ थे ये लोग? और इन सबको क्यों लगता है कि हमारे बीच में कोई मेल नहीं है? हाइट। क्या? नम्रता यार, तुम मेरे हाइट के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटी हो। आर यू सीरियस? तुम्हें सच में हमारी हाइट डिफरेंस से दिक्कत है? यार सब लोगों को हम दोनों अच्छे नहीं लगते यार, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगती, और फिर इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया हम आगे नहीं बढ़ते। आगे नहीं बढ़ते? क्योंकि मैं हाइट में छोटी हूं, सिर्फ हाइट के कारण? नम्रता ये सिर्फ नहीं है, जो लोग एंगेजमेंट में आए थे ना, वो बुजुर्ग लोग हैं, दुनिया देखी उन्होंने, सभी लोगों को लगा ये ऊंचाई का फर्क सही नहीं है। सभी लोगों के जुबान पे बस एक ही बात थी, ये जोड़ी ठीक नहीं है। मतलब मैं 4 फुट 10 इंच हूं तो शादी के लिए डिस्क्वालीफाई करती हूँ? तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं, कुछ इंचेस छोटी पड़ती हूँ। और इन सबको किस बात का डर है विजय? हाँ, कि कल को हमारे बच्चों की हाइट मुझ पर न चली जाए? शॉर्ट हाइटेड होना पाप है क्या? और अगर उन्हें तुम्हारी हाइट मिल गई तो? देखो नम्रता, मैंने इस सब के बारे में काफी सोचा है। तुमने तुम्हारे सब की बातों को काफी सही सोचा है। काफी सही है ना वो? हाँ सही है सब। एक आंसू नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला सर। बचपन से क्या क्या नहीं सुना मैं, कैसे कैसे ताने नहीं सुने, टेढ़ फेट, बॉन्साई, पिग्मी, खिंगड़ू, पता नहीं क्या क्या। मैंने हमेशा अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और आगे बढ़ी। फिर जब प्यार हुआ तो सारे ताने, बचपन का सारा दर्द मान लो सेकंड में गायब हो गया। और मैं इतनी ऊंची हो गई कि मेरी हाइट ने मुझे कभी छोटा महसूस करने ही नहीं दिया। और फिर ये उसी से इतना पत्ता रिजेक्शन हाइट के लिए। सोचिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये रिजेक्शन का कोई कारण हो सकता है? मतलब आप अरेंज कर रहे हो तो मैं समझू, डालो एडवर्टाइजमेंट, ऐसी हाइट चाहिए, ऐसा वेट चाहिए, ऐसी शक्ल चाहिए, ऐसे नाक चाहिए, ऐसे बाल चाहिए, जो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे जानने के बाद, 2 साल मुझे प्यार करने के बाद, वो भी जमकर, सिर्फ सोसाइटी के कहने पर हाइट के लिए रिजेक्शन। सॉरी, ये मेरे लिए सबसे भद्दा मजाक था, ना भरने वाला घाव। घाव को भरने का सिर्फ एक ही तरीका था, विजय की मौत। और दिलीप बोरकर, वो तो तुमसे सच्चा प्यार करता था ना?
उसके घाव के बारे में सोचा तुमने जो तुमने उसे दिया? खूनी बनने का घाव, ब्लैकमेलिंग का घाव। विजय को मारो वरना मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या ये भद्दा मजाक नहीं था सच्चे प्यार का? आप नहीं समझेंगे शायद। अगर विजय जिंदा रहता तो मेरे अंदर का घाव भी जिंदा रहता, और अगर अंदर का घाव जिंदा रहता तो मैं दिलीप से शादी नहीं कर पाती सर। सर मैंने कितना समझाया था नम्रता को, कितना समझाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। और मैं पागलों की तरह उसकी बात मान गया। सर मुझे मना कर देना चाहिए था उसे, उससे हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए था। विजय को यूं फंसाकर मारना नहीं चाहिए था मुझे सर। इसमें कोई दो राय नहीं है दिलीप, तुमने एक बड़ा ही संगीन जुर्म कर दिया। इतना संगीन जो पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। अब किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। शादी ब्याह के मामले में गुणों के मिलने के अलावा शारीरिक पहलू भी देखे जाते हैं। लड़के लड़कियां आए दिन किसी ना किसी शारीरिक मापदंड में फिट ना बैठने की वजह से रिजेक्ट होते हैं। क्या यह सही है या गलत, यह कहना एक धुंधला सा ग्रे एरिया है। पर रिजेक्शन नकारे जाने का कोई भी कारण हो, ज़रूरत है कि रिजेक्ट हुआ लड़का या लड़की इस रिजेक्शन के कारण के परे सोचे, फिर वो कारण चाहे जो भी हो। किसी ने कोई शारीरिक टिप्पणी की, इंसल्ट की, मजाक उड़ाया तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, कॉन्फिडेंस छन्नी हो जाता है। पर हमारी आत्मा, हमारी चेतना शरीर के परे है, उसे इस नफ़रत और बदले की गिरफ्त में कतई नहीं आने देना चाहिए। फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क,